विभिन्न जीवों का जीवन काल भी क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि किसी भी स्पीसीज का जीवन काल कैसे निर्धारित होता होगा। किसी भी स्पीसीज का जीवन काल कैसे निर्धारित होता होगा, जरा समझिए आप इस बात को। आप किसी जीव का जीवन काल निर्धारित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितना उसके लगभग औसत आयु क्या है या जीवन काल क्या है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि आप हमेशा उस जीव को उसके जीवन के लिए जरूरी सभी परिस्थितियां बहुत अच्छे से देंगे। जब आप उसको सारा मसाला दे दे रहे हो, एकदम अच्छा से अच्छा खाना, उसको ऐसा वातावरण दे रहे हो कि उसे कोई बीमारी ना हो, उसके जीवन में कहीं से कोई कोई भी तरीके से उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर आप उसके लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियां उत्पन्न करते हो, तो वो जितना जी पाता है, तब वो जितना जी पाता है, उसे उस जंतु का, उस पादप का या उस जीव का जीवन काल बोला जाता है। लेकिन आपको पता है ना, जीवन भरा है संघर्षों से। यहाँ पे कभी भी शायद हो सकता है कि कुछ ही स्पीसीज की आप बात कर रहे हो, बड़े विरले हैं जिनको हर तरीके से उनके जीवन के अनुरूप चीजें, परिस्थितियां मिल रही हैं, ऐसा होता नहीं है। हर स्पीसीज को, हर सजीव को अपने वातावरणीय दशाओं के परिवर्तन को झेलना पड़ता है। यहाँ पे आने वाली बीमारियों को झेलना पड़ता है। यहाँ पे मान लो जो जंगल में रहते हैं, उनको अपना शिकार होने से भी बचाना है, अपना खाना भी लेना है, वहां पे जंगल में महामारी चल रही है उससे भी बचना है, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसे सरवाइव करना है। तो जीवन हमेशा देखेंगे कि जो निश्चित जीवन काल का जो आप आंकड़ा निकालते हैं, ये आप निकालते हैं चिड़ियाघरों से। कहां से निकालते हैं? चिड़ियाघरों से। चिड़ियाघर के अंदर जीवों को रखा जाता है मानव के निरीक्षण में, और कोशिश की जाती है कि उनको जो भी बेस्ट सर्विस दे पाए वो दे दे, वो दे दे, उनके लिए एकदम उचित समुचित व्यवस्था कर देते हैं। जब उचित समुचित व्यवस्था कर देते हैं, तो वो जो जीवन काल लेते हैं ना, उसे हम बोलते हैं कि भाई ये इसका जीवन काल है। ऐसे जीवों का जीवन काल निर्धारित तो होता है। लेकिन क्या ये संभव है कि सभी जीवों को आप चिड़ियाघर में ले आके रख लें? नहीं। तो हम जीवन काल का निर्धारण मतलब एक हम औसत करते, औसत में लगाते हैं। हम एक पूरा का पूरा जो फिक्स जीवन काल है ना, वो निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जीवों के लिए परिस्थितियां इस धरती पे हमेशा एक समान नहीं रहती, बदलती रहती हैं। आप परिस्थितियों की बात कर रहे हो बेटा, आप सोचिए कि इस धरती पे दिन और रात का तापमान ही बदल जाता है। भाई दिन में जब सूरज निकलता है तो तापमान थोड़ा ज्यादा, रात में सूरज गया तापमान थोड़ा कम। तो ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसको एकदम बेस्ट सोल्यूशन। तो ये तो अगर आप सोच रहे हैं तो ये वास्तविक रूप से संभव ही नहीं है। यानी सभी सजीवों को यहाँ इस धरती पे अपने आप को अनुकूलित करना पड़ता है विभिन्न वातावरणीय दशाओं के लिए। ठीक है, तो उनका जीवन काल निर्धारित कैसे करते हैं? सजीवों का जीवन काल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सजीवों का जीवन काल उनके बाह्य एवं आंतरिक आकार की उनके पोषण वातावरणीय दशाओं उनके बाह्य व अंतर आकार की, उनके पोषण, वातावरणीय दशाओं एवं उनके कार्यकी से उनकी कार्यकी से निर्धारित होता है।
किससे निर्धारित होता है? उनके कार्यकी से निर्धारित होता है। ये हमने कुछ बढ़िया सी बात की। जनरली लोगों को लगता है, जनरली सामान्यतया ऐसा लोगों को लगता है कि सजीवों का या जीवों का जो जीवन काल है, ऐसा बचपन में मुझे भी लगता था, आप लोगों को भी लगता होगा, उनकी आकार से निर्धारित होता है। उनके आकार से, जैसे मच्छर है, मच्छर यूं छोटा सा, यहाँ भी उसका जीवन काल क्या है? यहाँ उड़ा, किसी ने चट से दे दिया, खत्म। छोटा सा तुरंत मर गया। हाथी को ऐसे मार पाओगे? नहीं, वो बड़ा है तो वो ज्यादा जीता होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता था और ऐसा आपको भी लग सकता है कि सजीवों का जो जीवन काल है वह उनकी शारीरिक संरचना, उनके आकार पे निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता था, आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया सी बात है कि वो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसी वातावरणीय दशा में है, क्या वो दशाएं उनके लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं अनुकूल है या उनके लिए विपरीत दशाएं हैं। उनके लिए अनुकूल दशा है या विपरीत दशा है, वो कौन से एनवायरमेंट में रह रहे हैं, कहां पे उनका काम चल रहा है, वहां पे क्या उनके उनके जो प्रीडेटर हैं, जो उनको खाने वाले हैं, वो वहां पे हैं, क्या वहां पे कोई बीमारी है जो उसके जीवन काल को अफेक्ट कर रही है, प्रभाव डाल रही है उसके ऊपर, विपरीत प्रभाव। इन सभी चीजों से और उनके खुद की फिजियोलॉजी कैसे काम कर रही है, ऐसी कुछ चीजों से निर्धारित होती है सजीवों का जीवन काल। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखने जा रहा हूं, भूलना नहीं है इसे, और ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आप लोगों को सवाल बहुत मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे आप लोगों को बहुत सारा सवाल मिल सकता है। जरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सी बात है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना इस पे। सजीवों का जीवन काल उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि दो सजीव जो संरचना में, आकार में एक जैसे हैं, उनकी आयु भी एक जैसी होगी, ऐसा नहीं है कि जीवन काल भी एक होगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, दिखाऊं आपको, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है। आपकी एनसीईआरटी में एक चित्र दिया गया है, आपकी बुक में, आप जो भी पुस्तक पढ़ते हो उसमें एक चित्र दिया है, जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवन काल के बारे में बात किया है। हाथी, गुलाब, कुत्ता, तितली, कौवा, केला, गाय, तोता, मगरमच्छ, घोड़ा, फल मक्खी, धान, कछुआ, बरगद, ऐसी कुछ चीजें आपके पुस्तक में दी गई है, जिसमें से कुछ का जीवन काल वहां पे लिखा हुआ है, कुछ का नहीं लिखा हुआ है। जिनका लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं लिखा है आपके पुस्तक में, आप इस लिस्ट को देखिएगा। आप क्या करिएगा बेटा, आप इस लिस्ट को देखिएगा और यहाँ से जो आपके पुस्तक में नहीं दिए गए हैं उनको यहाँ से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्यों ये लिस्ट क्यों जानना चाहिए, हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं पे वो मसाला छिपा है जिससे मैं ये साबित कर सकता हूं, बच्चे, कि जीवों में ये जो प्रक्रिया है, प्रजनन की प्रक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं, ये उनके आकार पे निर्भर नहीं करती, ये उनके आकार पे निर्भर नहीं करती। हम यहीं से सीख सकते हैं। स्पष्ट है? ये देखिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमें क्या मिला। यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक है मेरा कौवा और एक है तोता। जब भी क्वेश्चन आता है मोस्टली इन्हीं पे आता है, कौवा और तोता पे। कौवा और तोता पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ ये समझ रहे हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जो जीव हैं, जीवों की जो आयु है बेटा, वो उनके शरीर के आकार पे निर्भर नहीं करता। ये हम सीखने जा रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं ये देखिए। हम बोल रहे हैं कि हम तुलना कर लेते हैं कौवे में और तोते में। हमारे पास
दो सजीव हैं जिनके बीच में हमें तुलना करना है। मैं बोल रहा हूं कौवा क्या है? पक्षी। तोता भी क्या है? पक्षी। अरे बहुत बढ़िया बात है। दोनों पक्षी है। दोनों पक्षी मतलब दोनों के अंदर चोंच है, दोनों के अंदर पंख है, दो पैर हैं, उड़ते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, यही तो है, दोनों पक्षी हैं। और दोनों की आकार की, दोनों की जो संरचना है, संरचना भी लगभग लगभग एक जैसी है। आकार में भी दोनों क्या है? एक जैसे, लगभग लगभग। यस और नो? दोनों पक्षी हैं, दोनों की जो शारीरिक बनावट है, उनपे पंख है, दो पैर है, चोंच है, चोंच का आकार बदला ठीक है, बट लगभग लगभग इनकी शारीरिक संरचना पक्षी होने की वजह से एक समान है। यस और नो? लेकिन पता है कौवे की उम्र आप लिखते हैं जनरली 14 से 15 साल। 14 से 15 वर्ष इसका जीवन काल है कौवे का। 14 से 15 वर्ष का जीवन काल कौवे का है। और जब आप तोते की बात करते हो तो इसका जीवन काल है 140 वर्ष का। कितना? 140 वर्ष। मतलब पता है क्या हुआ? इसके लगभग लगभग 10 गुना। यस और नो? दोनों में अगर हम तुलना कर लें, इसके लगभग लगभग 10 गुना जीता है तोता कौवे की तुलना में। क्यों भाई? अगर आकार पे निर्धारित होता, अगर आकार पे, शरीर के आकार पे उनका जीवन काल निर्धारित होता, तो क्या ये जीवन काल का डिफरेंस होता? इतना अंतर होता कि इसके 10 गुना जी रहा है? ये संभव नहीं है। क्लियर बच्चे? देखेंगे और दो उदाहरण और लेते हैं। आम का पेड़ और बरगद का पेड़। आम का पेड़ और बरगद का पेड़, देखिए दोनों वृक्ष हैं। जैसे वो दोनों पक्षी थे, ये दोनों क्या हैं? वृक्ष है। यस और नो? दोनों जमीन पे उगेंगे। जड़, तना, पत्ती, शाखाएं, पेड़ों पे ये तो होती है, जड़, तना, पत्ती, शाखाएं दोनों के अंदर होगी। लेकिन जीवन काल की बात करें तो आम का पेड़, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है आम के बारे में भी, धान, कछुआ, गुलाब, केला, मिस हो गया मुझे लग रहा है, बरगद तो लिखा हुआ है 300 से 400 साल। बट जो आम है, कोई बात नहीं, जो बरगद का पेड़ है वो 300-400 साल तक जिंदा रहता है। दोनों पेड़ ही है ना, वृक्ष ही है। ये 400 वर्ष, 400, और ये जो वृक्ष है ये 150 साल तक। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। 150 साल तक जब ये ग्रो होते हैं तो लगभग लगभग इनकी संरचना जो है लगभग लगभग एक जैसी होती है 150 साल। लेकिन इसकी डेथ हो जाती है और ये बढ़ता रहता है। क्यों? दोनों पक्षी थे, दोनों वृक्ष थे, यहाँ पे दोनों की संरचना जो 100-150 साल की है लगभग एक जैसी, लेकिन इसकी मौत हो जाती है, इसकी मृत्यु होती है, बरगद का पेड़ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बरगद का पेड़ अगर 400, 500, 250, 300 साल पुराना पेड़ है तो वो पेड़ खुद ही जंगल है। इतना लंबा चौड़ा उसकी वृद्धि हो जाती है कि वो खुद ही जंगल बन जाता है। तो संरचना को अगर देख रहे हैं, दोनों पक्षी थे, दोनों वृक्ष थे, दोनों एक जैसे हैं संरचना में। जब आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कौवे और तोते में, तो ये भी एक जैसे हैं, लेकिन कौवा 14-15 साल में मर जाएगा, तोता 140 वर्ष तक जीता रहेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आम के पेड़, दोनों पेड़ हैं, जमीन में उगेंगे एक साथ, जड़, तना, पत्ती, शाखाएं विकसित होंगी, 100-150 साल तक एक जैसे हैं, लेकिन इसकी डेथ हो जाएगी और ये बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आकार पे निर्भर नहीं कर रहा। आकार पे निर्भर करता तो ये दोनों की जो संरचना है, ये दोनों एक साथ ही, दोनों का वृद्धि एक साथ हो रही है, एक जैसे हो रही है, दोनों की लाइफ स्पैन एक जैसी होती। यहाँ दोनों पक्षी हैं, दोनों का जीवन काल एक जैसा होता। यहाँ से हमें समझ में आया कि अच्छा हाँ भाई साहब, जीवन काल का सच में शरीर के आकार से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? स्पष्ट है बेटा? जीवन काल का शरीर के आकार से कोई भी लेना देना नहीं है, ये स्पष्ट है। क्लियर है बच्चे? चलिए
हम जब देखते हैं जीवन काल के बारे में, तब हमें अब समझ में आता है कि अच्छा जीवन काल में हमने ये तो पढ़ लिया विभिन्न जीव में, हमने ध्यान से देख लीजिए एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज मार ले, क्विक रिवीजन। क्या था प्रजनन का महत्व, क्या था ये समझ लिया, महत्व क्या था ये समझ लिया। महत्व समझने के बाद हमने समझा कि भाई इसको जीवन काल का प्रजनन से क्या लेना देना है। हमें समझ में आया कि जीवन काल में एक ऐसी अवस्था है जो उसकी द्वितीयक अवस्था है, इंटरमीडिएट फेज बीच वाला, जिसे जननावस्था बोलते हैं। यहाँ पे सभी सजीव प्रजनन करके अपनी जैसी संतति पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि जीवन की निरंतरता क्या रहे, बनी रहे। हमने सीखा कि भाई जीवों का जीवन काल अलग अलग है, तो सबके अंदर ये जो परिस्थितियां स्थितियां हैं वो क्या होंगी, अलग अलग समय पे आएंगी। क्या होंगी, अलग अलग समय पे आएंगी, लेकिन जीवन काल वेरिएबल है। और सभी सजीवों का जीवन काल जो आप देख रहे हैं वो उनके वातावरणीय दशाओं, उनके बाह्य आकार की, उनके अंत आकार की व उनकी जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, उनकी कार्यकी कैसे हो रही है, इन सब चीजों पर निर्भर करती है, न कि उनके आकार के ऊपर। क्लियर बच्चे? यहां तक की कहानी हम लोगों ने क्या कर लिया, सीख लिया। अब चलते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चले भैया, अगला स्टेप देखते हैं कि जीवों में जनन की क्या प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहली बात सीख ली कि सभी जीव जनन करते हैं, दूसरी चीज कर रहे हैं प्रजनन। सभी प्रजनन सभी जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ आपको बताना है। सभी जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब सभी सजीवों के अंदर ये पाया जाता है ना, हमने लिखा भी था यार। प्रजनन जीवों के अभिलाक्षणिक, जीवन के अभिलाक्षणिक लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ये क्या है, जीवन के जितने भी लाक्षणिक लक्षण हैं, उनमें से अभिलाक्षणिक लक्षणों में से एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और हमने लिखा है कि सभी जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परंतु मैंने बात कर लिया है, बता दिया है, परंतु कभी कभी ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। कभी कभी कुछ जीवों में, कभी कभी कुछ जीवों में शारीरिक कमी, हार्मोन दोष, कायिक प्रदोष, हार्मोन दोष, कायिक प्रदोष एवं कुछ असामान्य प्रक्रियाओं की वजह से, कुछ असामान्य प्रक्रियाओं के कारण
शारीरिक कमी, हार्मोन दोष, कायिक प्रदोष एवं कुछ असामान्य प्रक्रियाओं के कारण जनन क्षमता नहीं पाई जाती, अथवा विलुप्त हो जाती। मतलब कभी कभी कुछ के अंदर तो होती ही नहीं है और कभी कभी कुछ के अंदर है लेकिन फिर भी वो प्रजनन नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर से क्या हो जाती है, विलुप्त हो गई है, गायब हो गई, कभी की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं, इसका जो उदाहरण होगा, उदाहरण आपने पढ़ भी रखा है 11th वाले हिस्से में, फिर भी इनफर्टाइल ह्यूमन कपलेट, मानव युगल कपल जो हो सकते है ना, ये कैसे, इनके अंदर प्रजनन नहीं हो सकता है, कुछ दोष है, कभी पुरुष के अंदर कभी महिला के अंदर हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा है खच्चर के बारे में। खच्चर में क्यों नहीं होता? क्योंकि खच्चर जो है वो घोड़े और गधे के संकरण से बना है, दोनों को मिक्स करके। ये थोड़ा सा मैंने लिखा है ना, असामान्य प्रक्रियाओं के कारण प्रजनन हमेशा समान जाति में, समान जीवों के अंदर होता है ना, जो एक ही कैटेगरी में आते हैं उनके अंदर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, घोड़े व गधे को लिख देता हूं मैं। यहाँ पे आपने जो संकरण कराया है वो कराया है आपने घोड़े का क्रॉस गधे के साथ, यहाँ पे इस वजह से इसके अंदर नहीं होता। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल होगा आपका कामगार मधुमक्खी। मधुमक्खियों में 3 वैरायटी है, एक रानी है, एक काम करने वाला है और एक लड़ाकू है, एक लड़ने वाली मधुमक्खी। तो कामगार मक्खी जो है इसके अंदर भी असामान्य प्रक्रिया कुछ हो रही है, यहाँ पे अनिषेक जनन से बनता है, इस वजह से इसके अंदर नहीं। अब सबका लिखें तो इसका भी मानव युगल में क्यों नहीं होगा? मुख्यतया होता है हार्मोन दोष के कारण, और भी कारण हो सकते हैं बट मुख्यतया एक ऐसा होता है हार्मोन दोष। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी वजह से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे है ना। वैसे तो ये सबके अंदर होने वाली प्रक्रिया है, बट कुछ जीव ऐसे भी हैं जहां पे कुछ दोष के वजह से या कुछ असामान्य प्रक्रियाओं के वजह से उनके अंदर यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। अन्यथा इनके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल रहने में 3 ही है, और भी उदाहरण है, लेकिन मुख्यतया जीवों के अंदर यह प्रक्रिया पाई जाती है ना, यह प्रक्रिया पाई जाती है। क्लियर बच्चे? यहाँ पे हम बात करेंगे जीवों में प्रजनन के लिए कि इनके अंदर और लैंगिक जनन में क्या बोल रहे हैं, आ जाओ देखते हैं। सभी जीव या जीवों के अंदर उनके शारीरिक संरचना के आधार पर प्रजनन की मुख्यतया 2 विधियां पाई जाती हैं। कितनी विधियां पाई जाती हैं? 2 विधियां पाई जाती है मुख्यतया उनके अंदर।
ठीक है, पहली विधि हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। पहली विधि अलैंगिक जनन है और दूसरी क्या है बेटा, लैंगिक जनन। दो विधियां पाई जाती है, कौन कौन सी, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। हम तुरंत ये बात करेंगे कहां पे अलैंगिक होगा, कहां पे लैंगिक होगा, जरा समझिएगा। जंतु व पादपों दोनों के अंदर जंतु एवं पादपों दोनों के शारीरिक बनावट में बहुत विविधता पाई जाती है। बहुत विविधता पाई जाती है। इनकी शारीरिक बनावट सरल है अथवा उच्च। शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये बोलना चाह रहे हैं। शारीरिक बनावट सरल है अथवा उच्च। इसके आधार पर उनके अंदर लिंग का पाया जाना निर्धारित होता है। मतलब उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, जिस भी लिविंग स्पीसीज की बॉडी की बात कर रहे हैं, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सरल है, वो सिंपल प्लांट है, सिंपल एनिमल है, या कोई सिंपल लिविंग स्पीसीज है, या बहुत एडवांस है। अगर सरल होगा या उच्च कोटि का है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, जननांग पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। उसके आधार पर उसके अंदर लिंग का पाया जाना निर्धारित होता है। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। सामान्यतया सरल संरचना वाले सरल संरचना के जीवों में सामान्यतया सरल संरचना के जीवों में क्या बोल रहे हैं, सामान्यतया सरल संरचना के जीवों में जननांग नहीं पाए जाते। जो सिंपल स्ट्रक्चर है उनके अंदर जननांग नहीं पाए जाते हैं। एवं उनके भीतर अलैंगिक जनन होता है। कैसा बेटा, उनके भीतर अलैंगिक जनन होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरा, उच्च संरचना के सजीवों में उच्च संरचना के सजीवों में जननांग उपस्थित होते हैं
अतः उनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। बहुत सिंपल सी बातें थी कि भाई आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या लिखा? शारीरिक बनावट में बहुत विविधता पाई जाती है। शारीरिक बनावट सरल है अथवा उच्च है, इसके आधार पर उनके अंदर लिंग का पाया जाना व न पाया जाना निर्धारित होता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सी है। इनके शारीरिक बनावट सरल है अथवा उच्च है, इसके आधार पर उनके अंदर क्या होता है? लिंग का होना या ना होना निर्धारित होता है। क्लियर हुआ बच्चे? और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो सरल संरचनाएं हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन होता है, वह जो उच्च संरचनाएं हैं वहां पे लैंगिक जनन होता है। तो कैसे होता है अलैंगिक जनन जबकि इनके पास कोई लिंग नहीं है? क्या विधियां होती हैं, किस तरीके से ये चीजें चलती हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अलैंगिक जनन की विधियां क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती हैं, आपकी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को समझाते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस, टेक केयर।